कैपिटल इट इज 80,000 का 80,000 है, तो 80,000 का 80,000, ओके। देन यहाँ पर एक और सब टोटल, ओके, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दैट इज टोटल शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का टोटल यहाँ पे दिखा सकते हो आप। एक ही शेयर कैपिटल है तो वो टोटल करने की जरूरत नहीं है, दो है यहाँ पे, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो दोनों का एक सब टोटल नीचे, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, reserves and surplus that is 1 lakh and 1,40,000, 1 lakh का हो गया 1,40,000 माइनस fictitious assets है ही नहीं, ओके लीव इट, fictitious assets है ही नहीं, तो इसी का टोटल कर दो तो यू विल गेट योर टोटल ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स का टोटल इज 3,80,000। ये इतना पैसा ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है, 3,80,000 एंड 4,70,000। सेकेंड वन इज borrowed funds, second one is borrowed funds. In borrowed funds you have 15% debentures, 15% debentures that is 60,000 and 51,000, दैट्स इट, नो लोन्स। तो यही टोटल है, तो वापस अलग से बोरोड फंड का कुछ टोटल वोटल करने की जरूरत नहीं है, सेम अमाउंट ही है। यू कैन राइट योर टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल दैट इज 1+2 या फिर A+B, योर विश, ओके। 380 + 60 will give you 4,40,000 and this is 5,21,000। एसेट्स नहीं लिखना है, उसके जगह क्या लिखना है नीचे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इधर इधर पैसा इन्वेस्ट किया हमने, सबसे पहला आएगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास अंदर एसेट्स की लिस्ट दी गई है। लैंड 80,000 का हो गया है 1 लाख, बिल्डिंग 60 का हो गया है 90,000, then you have plant and machinery 73 का हो गया है 173, तीन ही है फिक्स्ड एसेट्स, तो इन तीनों का टोटल कर दो। इंडिविजुअल एसेट दिया हुआ है तो उसी के नीचे टोटल लिख दो, फिक्स्ड एसेट्स that is 140 + 73 is 2,13,000, 190, 290, 363,000। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स जैसा कोई आइटम नहीं है यहाँ पे तो लीव दैट, इधर ही यू कैन डू वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो आइटम है वही लिखना है, जो नहीं है उसको स्किप करते जाओ, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट्स होते तो हम लिखते, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो लीव करो, फिक्टिशियस एसेट भी नहीं थे तो हमने छोड़ दिया। वर्किंग कैपिटल में आता है आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स में अभी यहाँ पे क्विक नॉन क्विक दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिकल बैलेंस शीट पूछा है तो यू कैन शो दैट क्विक नॉन क्विक एंड ऑल स्टफ। इधर खाली करंट एसेट्स डायरेक्टली यू कैन क्लब both quick and non-quick। stock is 150, उसका हो गया 1,10,000। then you have debtors 128 का हो गया 1,40,000। then you have bank 34 का हो गया 37। add up all, you arrive at total of current assets that is
170, 278, 312. This is 3,12,000. This is 250 plus 37. That is 2,87,000. Okay. Minus current liabilities, so less current liabilities, less current liabilities. In current liabilities, what all items we have? We have creditors. Creditors are 50,000 for the first year, 80 in the second year. Bills payable. अगेन इसमें नॉन क्विक दिखाने की जरूरत नहीं है. ओके, सिंपल कन्वर्जन है तभी दिखाना वो सब डिटेल्स. कंपैरेटिव कॉमन साइज में यू कैन सिंपली राइट 3 हेड्स. ओके, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. बिल्स पेबल थे 10,000, उसका हो गया है 6,000. एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमेशा याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब होता है करंट ईयर का जो प्रोविजन है, जो देना बाकी है. इट्स अ करंट लायबिलिटी. इस साल में जो टैक्स आपको देना बाकी है उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स. इट इज आउटस्टैंडिंग टैक्स, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टैक्स. इट्स अ करंट लायबिलिटी. विद इन 1 year विल बी पेइंग ऑफ 25,000 and 43,000. कंपनीज में क्या होता है, जब आप कंपनी अकाउंट्स में डिटेल में सीखोगे, ये आगे आएगा. कंपनी क्या करती है, अभी आपका प्रॉफिट हुआ है समझो 1 लाख रुपीज. 1 लाख पे आपको 30% टैक्स पड़ता है, 30,000. तो वो 30,000 है ना, एग्जैक्ट टैक्स नहीं होता है. एग्जैक्ट टैक्स नहीं होता है, इट इज एन एस्टिमेटेड टैक्स. इसलिए आप क्या करते हो, उसको आउटस्टैंडिंग करके बता देते हो. इट इज एस्टिमेटेड टैक्स 30,000 रुपीज. फिर उसकी असेसमेंट होती है 6-8 महीने बाद. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके प्रॉफिट्स को देखता है, कोई आइटम्स अलाउ करता है, कोई डिसअलाउ करता है. फिर एक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्स बाहर निकल के आती है. वो शायद 30 हो सकती है, 29 हो सकती है, 31 हो सकती है, 32 हो सकती है. तो उसके हिसाब से फिर ऊपर का डिफरेंस आप पे कर देते हो. इससे पहले आप एडवांस टैक्स पे कर देते हो, बट आप एडवांस टैक्स एसेट में दिखाते हो एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स एज अ लायबिलिटी दिखाते हो, एक्सपेंस पे. ये एग्जैक्ट टैक्स नहीं है. एग्जैक्ट टैक्स आपको 6-8 महीने बाद मालूम पड़ता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करके बराबर से आपका कैलकुलेट करके टैक्स भेजेगा. फिर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. कम है तो फिर जितना एडवांस टैक्स पे किया था उससे थोड़ा ज्यादा आप डिफरेंस पे कर देते हो, और ज्यादा पे किया हुआ है तो फिर आपको रिफंड मिल जाता है फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट. ITR आ जाता है. तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब ये टैक्स पेड नहीं है, ये पेएबल है. एडवांस नहीं है, ये पेएबल है. आउटस्टैंडिंग दिखाया हुआ है. ओके, आउटस्टैंडिंग दिखाया हुआ है. बाद में जब एक्चुअल असेसमेंट होगी, एडवांस टैक्स के सामने पे करके रखा है एसेट में, बट वो सेम एक्चुअल टैक्स नहीं होता. दोनों प्रोविजन भी एस्टिमेट होता है, एडवांस भी एस्टिमेट होता है. इसके लिए सीधा टैक्स टू कैश की एंट्री नहीं करते हम लोग. एक प्रोविजन दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग, और एक एडवांस टैक्स दिखाते हैं जो एडवांस में पे करके रखा है एस्टिमेट के हिसाब से. एक्चुअल टैक्स 6-8 महीने बाद मिलेगा, तब ये एडजस्ट कर लोगे आप, प्रोविजन और एडवांस को नलिफाई कर. ये आप सब लर्न करोगे कंपनी अकाउंट्स में. तो इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी. 1 साल के अंदर जो भी आएगा एक्चुअल टैक्स, उसके हिसाब से पे ऑफ कर देना. प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. और फिर उसका टोटल कर दो तो कितना आता है, तो दिस इज 85,000, दिस इज 1,29,000. So you arrive at working capital, which is current asset minus current liability. 312 minus 85 is 227. 287 minus 129 is 151. And then you arrive at total funds applied. Total funds applied क्या होना चाहिए, 1 + 2 + 3. और ये टोटल ऊपर वाले टोटल से मैच होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली हुई.
This total should be 440 and 521. So 2 lakh 13 plus 3 lakh 12. 5 lakh. Sorry, not 2 lakh 13 plus 227. 2 lakh 13 plus 227 is 4 lakh 40,000. Perfect. And 363 plus 151. Okay. Fixed assets plus working capital. Investments nahi hai. 363 plus 151 is giving me 521. So that total tallies. ऊपर वाले सोर्सेस से ये टैली हो गया, मतलब मेरा बैलेंस शीट परफेक्ट है, ये टैली हो गया, ठीक है। बस अभी क्या करना, अभी तो प्योरली मैकेनिकल है। वंस यू हैव कन्वर्टेड इट इन वर्टिकल फॉर्म, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द थर्ड कॉलम. हाउ डू यू अराइव एट द थर्ड कॉलम इन कंपैरेटिव? 2 minus 2 minus 1. 2 minus 1. 3 is equal to 2 minus 1. Simply 2 minus 1. So horizontally देखते जाओ. 2 lakh 50 minus 2 lakh is 50,000. 80. हाँ. सर 363 000 प्लस 151 000 514 000 आ रहा है. 3,63,000 plus 1,51,000. अरे एक मिनट, इधर कुछ कैलकुलेशन एरर. एक मिनट, ये कितना आएगा? 287 माइनस, हाँ ये 158 आएगा. 1,58,000 आएगा. 1,58 प्लस 363 कितना आता है? 360, 460, 521. 520. Current asset minus current liability is 1,58,000. Okay. Now 140 minus 330 minus 280 is 50,000. तीसरा वाला. Then 1,40,000 minus 1 lakh is 40,000. Then ये total ये हो जाएगा आपका 90,000. 470 minus 380. पॉजिटिव है तो ऐसे ही रखो. इंक्रीज दिखानी है तो दिखा सकते हो, नेगेटिव है तो डिक्रीज. तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा तो इंक्रीज डिक्रीज का इंडिकेशन है वहां पे. 51 minus 60, this is 9. Okay, this increase decrease is optional. Then you get your 521 minus 440 is 81,000. This is increase. 1 lakh minus 80 is 20,000. 90 minus 60 is 30,000. This is 1 lakh. Then 363 minus 213 is 1,50,000. So positives are increased, negatives are automatically decreased. This is 12,000 positive. This is 3,000 positive. This is 25,000 negative. Then this is 30,000. 80 minus 50 is 36 minus 10 is minus 4. 43 minus 25 is 18. Then 129 minus 85. See the absolute values. Yesterday also I told you, last lecture. 129 minus 85, absolute dekhna. 29, 39, 44,000. This is positive. 158 minus 227 is how much? 67 plus 2, 69 negative. Then you have 60 plus 20, 81,000 positive. And then you have to calculate the percentage. Percentage का भी आपको set formula दिया था मैंने. What is the set formula for percentage? 3 by 1. 3 by 1 into 100. 3 by 1 into 100. Simply 3 upon 1 into 100. 3 by 1. So 50 lakh divided by 50,000 divided by 2 lakh into 100. That is 25%. 25%. Positive है तो increase, negative है तो decrease. Increase decrease is optional. Positive है तो automatically indicates बढ़ गया, negative है तो कम हो गया. Then 0 upon 80,000 into 100 is 0%, that is nil. 50,000 divided by 280 into 100 कितना आता है? Calculate. 50,000 divided by 2,80,000 into 100 is I think 17.5.
85%. 40,000 upon 1 lakh into 100 is 40%. 90,000 divided by 3,80,000 into 100 is 23.68%. 9,000 divided by 60,000 is 9,000 divided by 60,000 is 15% negative. This is decrease. 81,000 divided by 4,40,000. 18.41%. Then niche 20,000 divided by 80,000 into 100 is 25%. 30 divided by 60 into 100 is 50%. 1 lakh divided by 73,000 is 136.99. 136.99%. 1,50,000 divided by 2,13,000 into 100 is 70.43%. Then 40,000 divided by 1,50,000 is 26.67 in brackets. It's negative. 12,000 divided by 128,000 is 9.38%. 3,000 divided by 34,000 is 8.82%. 25,000 divided by 3,12,000 is 8.01%. It's negative, तो under brackets. Okay. Absolute अगर negative है तो percentage भी negative. Absolute positive है तो percentage भी positive. We have 30,000 divided by 50,000 into 100 is 60%. 4 divided by 10 is 40, but negative 40%. 18 upon 25. 18,000 divided by 25,000 is 72%. 44,000 divided by 85,000 is 51.76%. 69,000 divided by 227 is 30.32%. Negative. And 81 वाला था अपना ऊपर भी ढूंढा था 18.41. 18.41%. ये हो गया आपका solution. Okay, that's your comparative balance sheet. That's your comparative balance sheet. Okay, exam में for 8 marks I doubt इतना बड़ा sum पूछेंगे in option with death. कैसा पूछेंगे तो उसके बाद वाला पूछ सकते हैं. Third वाला. Please try that. That can come for 8 marks. Straightforward balance sheet. You need to make comparative statement. The third sum. Last time का question 5 दिखाओ ना एक मिनट. Sorry. Last time का question 5 दिखाओ ना. ठीक है, ये करंट वाला अभी जो किया, और थर्ड वाला करो, खुद से ट्राई करो. 5 मिनट थिंग इट इज. कम ऑन. थर्ड क्वेश्चन 5 मिनट का काम है. फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है एसेट साइड के लिए. शेयर कैपिटल है, करंट एसेट, एसेट में रिजर्व सरप्लस दिया है, लोन्स दिया है, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल के लिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. Convert it in vertical and calculate absolute increase, decrease and percentage increase. Quite simple.
Come on, try. Question 3, page 337. Convert the following into comparative vertical balance sheet. जब भी कंपनीज एक दूसरे को एनालाइज करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, मर्जर्स, अमेलगमेशन के लिए, या फिर बैंक्स एनालाइज करती हैं कंपनीज को लोन देने के लिए, तभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस होता है कंपैरेटिव। मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था, 2 साल के ऊपर कंपेयर करने से बेटर है हम लोग 6-8 साल का कंपैरिजन देखते हैं, उसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो एकदम क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि कंपनी में क्या पोजीशन चल रही है, ग्रोथ हो रहा है कि स्टैग्नेंट है कंपनी, या फिर डिटीरियोरेट हो रही है वैल्यूएशन में, सब आइडिया आ जाता है अपने को। इसमें बहुत सारा, क्योंकि सबका कंपेयर करेगा, एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट या कंपेयरिंग। वैसे ही हम लोग अभी कंपेरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल, उधर एवरी आइटम ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल विल कंपेयर। तो कंपैरिजन कर करके इजीली आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ हो रहा है कि स्टैग्नेंसी है, कि खर्चा बढ़ रहा है, कि इनकम बढ़ रहा है, कि एसेट बढ़ रहा है, कि कैपिटल से कमा रहा है, कि रिजर्व से कमा सर रहा है। आपने 7 सम करने बोला ना? थर्ड सम पेज 377, थर्ड सम। सेकंड अभी किया, अभी थर्ड करना है, उसी के नीचे वाला थर्ड सम। So very useful in company analysis, third sum. इसमें खाली दो ही चीज है इम्पोर्टेंट, वो पेटी कैश बुक जैसा, एक प्रेजेंटेशन और दूसरा कैलकुलेशन। बाकी कुछ दिमाग विमाग लगाना नहीं है इसमें, प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन, वेरी सिंपल थिंग इट इज। पहले तो कन्वर्ट कर देना है, अभी इधर मैंने शेयर कैपिटल का अलग से टोटल वगैरह कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा दिया हुआ है। एक ही आइटम है तो टोटल वोटल अलग से करने की जरूरत नहीं है, 2-3 है तो फिर सब टोटल दिखाओ पीछे।
भी इधर एक करेक्शन है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी का फिगर है ना, मिस्टेक है। करंट लायबिलिटी का फिगर को 24 है ना, उसको 18 करो, 18। क्वेश्चन में करेक्शन करो, करंट लायबिलिटी का सेकेंड ईयर का फिगर 24 है ना, जस्ट मेक इट 18,000। करंट लायबिलिटी का सेकेंड ईयर का फिगर जस्ट मेक इट 18,000। ओके, 18,000, नॉट 24, 18। टैली नहीं होगा नहीं तो। क्वेश्चन में गड़बड़ है तो आंसर कभी टैली नहीं होने वाला है, याद रखना। अच्छा, और एक चीज इधर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ रहा है, आपको दिख रहा है? आपको यू आर गेटिंग अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये -2 है, 28 - 30, और ये +9 है, तो इधर ब्रैकेट में ही रखा है मैंने, दिस इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत ही रिस्की चीज हो जाती है कंपनी के लिए। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपका क्रेडिटर ज्यादा है, डेटर कम है। मतलब डेटर से जितना पैसा आना बाकी है 3 महीने में, 4 महीने में, उससे ज्यादा आपको क्रेडिटर को देना बाकी है। तो कहीं सडनली कोई क्रेडिटर आ गया आपसे पहले, टाइम से पहले पैसा मांगने, तो आप बोलोगे पैसा नहीं है, और नाम खराब हो जाएगा मार्केट। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला था आपको, जब लेक्चर चालू किया था, कि करंट एसेट की वैल्यू करंट लायबिलिटी से 2 गुना होनी चाहिए, डबल। करंट एसेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली शुड बी डबल ऑफ द करंट लायबिलिटी, so that कोई पहले पैसा मांगने आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे ऑफ। ओके, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है बिजनेस। at least 2:1 का रेशियो बिजनेस ट्राइज टू मेंटेन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये आता है आपका 18,000, दिस इज 23, दिस इज 41, this is 30,000, this is -1, this is -12, this is, ये है ना, ये -2 से 9 हो गया है, -2 से 9, सो 2 से 9 मत देखना, ये एक्चुअली नेगेटिव है। ओके, वर्किंग कैपिटल तो हमने माइनस करने के लिए करंट लायबिलिटी को माइनस नेगेटिव में बताया, ये 2000 तो एक्चुअल नेगेटिव है, इसको एब्सोल्यूट मत लेना। ये -2 का 9 हो गया है, तो इंक्रीज ऑफ 11,000, इंक्रीज ऑफ 11,000। ओके, ऊपर आप दोनों, वो तो वर्टिकली माइनस करने के लिए लिया था आपने नेगेटिव, उसका एब्सोल्यूट लेना वैल्यू। ये तो एक्चुअल नेगेटिव है, तो -2 का 9 हो गया, तो 11 का इंक्रीज है। दिस इज 41। 12 by 60 is to 20%, 20%. 6 by 24 is 25%. 18 by 84. How much is 18 by 84? सर करंट लायबिलिटी में 12 कैसे आया? 21.43। करंट लायबिलिटी 30,000 था, उसका 18 हो गया ना, 12 से कम हुआ ना। सर तो उसमें +12,000 ही आएगा, मतलब -18 नहीं -30। नहीं, करंट लायबिलिटी का फिगर्स देखो ना, करंट लायबिलिटी का क्वेश्चन में फिगर क्या है? करंट लायबिलिटी का 30 से 18 हुआ है ना, वो ब्रैकेट इग्नोर करो, क्योंकि आप ब्रैकेट क्यों रखा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए आपने माइनस करके दिखाया। अगर आप करंट लायबिलिटी में दिखा देते तो कितना दिखता? 30 और 18 ही दिखता ना, तो रिडक्शन ऑफ 12। बट ये जो है, ये -2 कहां से आया? ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये एक्चुअली नेगेटिव है 2000। वर्किंग कैपिटल अगर मैं आपको पूछूंगा पहले साल कितना है, तो -2, दूसरे साल कितना है, तो 9, तो बढ़ा है ना 11,000 से, समझा? करंट लायबिलिटी पहले साल कितना है, तो 30, सेकेंड ईयर कितना है, तो 18,
ऐसा थोड़ी बोलोगे पहले साल करंट लायबिलिटी -30 है, करंट लायबिलिटी तो 30 है, आपने माइनस करके दिखाया है प्रेजेंटेशन पे। तो 30 का 18 हुआ मतलब 12 से कम हुआ। वर्किंग कैपिटल आपसे पूछूंगा फर्स्ट ईयर कितना है, तो वो तो एक्चुअली -2 है, वो 2 का 9 नहीं हुआ है, वो -2 का +9 हो गया। मतलब पहले साल आपका करंट लायबिलिटी बहुत ज्यादा था, दूसरे साल करंट लायबिलिटी बहुत कम हो गया, तो आपको अक्कल आ गई तो ज्यादा करंट एसेट रख दिया आपने, तो बेटर है बिजनेस के लिए, पोजीशन सुधर गई यार। 12,000 से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया 11,000, सॉरी 2 + 9 -2 + 9। Got it? सो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को आप नेगेटिव ही लेके करना, कि वो एक्चुअली नेगेटिव है, बट ये माइनस माइनस मत लेना। वर्किंग जो करंट लायबिलिटी है उसमें एक्चुअल जो करंट लायबिलिटी का फिगर है 30 का 18 हुआ है 12,000। करते जाओ परसेंटेज, कैलसी वैल्सी अलाउड नहीं है, 2 डेसिमल तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैन्युअली, यही मेहनत है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ये बेसिकली 550% से बढ़ गया आपका वर्किंग कैपिटल, 550%। कैसा आया 550%, समझा? नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव 550% आएगा। 11,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, 11,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, दैट इज 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना। -2 से +11 हो गया, 5 टाइम्स इट इंक्रीज, 550%। ओके, फोर्थ सम, ट्राई इट एट होम। फोर्थ सम कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सिमिलर सम है, ये हो गया सबका थर्ड वाला। फोर्थ सम में भी सेम फॉर्मेट है, फिक्स्ड एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लोन सोर्सेज में फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे को चेक करने दो राइट है कि रॉन्ग है। 3 लाख प्लस 54 माइनस 48 इज 3,06 and 144 plus 1,02 is 2,46 plus 63 lakh 6, 2,40 plus 56 minus 60 is 2,52, 240 plus 56 minus 62, 36, 236, और इधर 120, 188, 220, 236 बराबर है। So that sum is for homework, fourth sum, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, फोर्थ सम बराबर से करना। इसके जैसा ही है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ रहा है पहले वाले में, तो ये सम में जैसा क्या था वैसा ही एग्जांपल है। ओके, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फोर्थ सम, पेज 377, दैट इज फॉर होमवर्क। नाउ वी आर लर्निंग कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट। ये क्या किया हमने, 2 साल का बैलेंस शीट को कंपेयर किया, जैसे 2 साल का ट्रेडिंग पीएनएल को भी कंपेयर कर सकते हो। तो आ जाओ पेज नंबर, come to page number 354, 354 question number 6, page 354 question number 6, page 354 question number 6। सेम फॉर्मेट है जो हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का किया था, सेम फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर 2 ईयर का डेटा, खाली नाम हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट।
comparative income statement for the year ended. Question 6, 31st March 18 and 31st March 19, absolute change and percentage change. Absolute change and percentage change. खाली क्या अलग है, वहां पे हम लोग बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे थे, इधर ट्रेडिंग पीएनएल को करना है. इट इज वन एंड द सेम. फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल, वर्टिकल फॉर्मेट वो पता होना चाहिए. कहां से शुरू करते हो आप? तो सबसे पहला सेल्स माइनस एक बड़ा सा ट्रेडिंग का एक्सपेंस का नाम दिया था हमने, याद है? ट्रेडिंग के पूरे खर्चे का नाम क्या होता है, क्या बोला जाता है उसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स समटाइम्स वी कॉल इट. कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या होता है उसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का पूरा खर्चा आ गया. ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मिलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में आप पीएनएल के 3 खर्चे माइनस करते हो, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस. वो तीनों को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. वो तीनों को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. माइनस करते हो आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इज दैट क्लियर? तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग. आइडेंटिफिकेशन का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लॉजिक अप्लाई करना है प्रैक्टिकली कि जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है वो ऑपरेटिंग, जो रेयरली हो रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग. सिंपल. सी यहाँ पे अभी वर्टिकल में, अभी आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां पे. सबसे पहला सेल्स. सेल्स कितना था? 4 लाख था, उसका हो गया 6 लाख. वैसे का वैसा छाप दो. लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000. ये ट्रेडिंग का खर्चा था, अब हो गया है 3,60,000. वापस ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ, जैसे करंट लायबिलिटी में माइनस करता था. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर देखोगे आप, खर्चा है. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,80,000 का हो गया है 2,40,000. इसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो पीएनएल वाले. इसमें सब आ गए, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस सब आ गए. पीएनएल वाले सब खर्चे, लेकिन सब ऑपरेटिंग है. नॉन ऑपरेटिंग होते तो अलग से दे विल स्पेसिफाई. 80,000 का हो गया 1 लाख. इसमें सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, रेट्स एंड टैक्सेस, सब खर्चे आ गए इसमें इनडायरेक्ट. ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वही दिया है जो क्वेश्चन में है, सेम. दिस इज 1 लाख का हो गया 1,40,000. And then you have less income tax. Income tax कितना है? provision for tax. This is 50%. किसका 50%? तो profit before tax का. 1 लाख पे 50,000 आपको लगता है पे करना पड़ेगा. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी अभी आपने देखा ना जो करंट लायबिलिटी में, ये उसका पहला इफेक्ट, वहां पे दूसरा इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट होता है ना, पीएनएल डेबिट एंड लायबिलिटी. ये पीएनएल डेबिट है, डेबिट मतलब माइनस, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स. तो ये आउटस्टैंडिंग टैक्स है. एक्चुअल टैक्स आपको 6-8 महीने बाद पता चलेगा, जब आईटी ऑफिसर आके आपका चेक करेगा, असेसमेंट करेगा, तब पता चलेगा आपको कितना एक्चुअल टैक्स आपको पे करना है. ये आउटस्टैंडिंग है. और इधर आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000. अभी हमने तो बहुत बड़ा फॉर्मेट देखा था. हमने तो देखा था वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस. तो हर एक सम में इतना बड़ा फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है. ओके, जो आइटम्स है वही लिखो और आगे बढ़ो.
जो नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल। 2 साल का रेडी कर लिया। अभी सेम फॉर्मेट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 6 लाख माइनस 4 लाख इज 2 लाख। 360 माइनस 220, ओके। खर्चा देखो, खर्चा 220 से हो गया 360, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली यू विल सी। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? 3,60,000 माइनस 2,20,000, तो खर्चा बढ़ गया है आपका 1,40,000 से। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट? 180 का 240, तो 60,000 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है। वापस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, इट इज सिंपली 1 लाख माइनस 80, 20,000 से खर्चा बढ़ गया है, तो पॉजिटिव ही है, खर्चा बढ़ गया है, पॉजिटिव है। 140 माइनस 1 लाख इज 40,000, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, टैक्स भी बढ़ गया है। नेगेटिव देख के कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंटेशन के लिए सब वर्टिकली माइनस किया। एब्सोल्यूट 70 माइनस 50, 20,000 से टैक्स बढ़ गया, एंड 70 माइनस 50, 20,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। परसेंटेज चेंज देख लेते हैं, दैट इज व्हाट 3/1 into 100, 2 lakh upon 4 lakh into 100 is 50%। 140 upon 220 कितना आता है? 1,40,000 divided by 2,20,000, 63.64%। पॉजिटिव ही है, अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो परसेंटेज भी पॉजिटिव है। Then 60 upon 180 into 100 is 33.33%. 20 upon 80 into 100 is 25%. 40 upon 1 lakh is 40%. 20 upon 50 is 40%. 20 upon 50 is 40%. सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई डिक्रीज हुआ ही नहीं है। लॉजिकली सोचने का, थिंक इट्स कॉमन सेंस। खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो इंक्रीज, घट रहा है तो डिक्रीज। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो इंक्रीज, घट रहा है तो डिक्रीज। सेल्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो इंक्रीज, घट रहा है तो डिक्रीज। टैक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो इंक्रीज, घट रहा है तो डिक्रीज। सिंपल, इट इज सिंपल कॉमन सेंस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वे हम लोग सेंस बनाते हैं। अभी देखो सेल 4 लाख का 6 लाख, 50% से बढ़ गया। अच्छा है कि बुरा है? बोलो, गुड और बैड फॉर द बिजनेस? वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। 50% से सेल जम करना मतलब वेरी गुड। 10-20% से भी करता है तो भी हम लोग बिजनेस को कंधे पे उठा के घुमाते हैं, ओके। बैंक उसको मरेगा लोन देने के लिए। 50% का सेल्स ग्रोथ मतलब every 2 years you are more than doubling your business, okay। then ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चा देखो 2,20,000 का 140, 63% से सीओजीएस बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे देखो सेल्स तो बढ़ रहा है 50% है, अच्छी बात है, लेकिन ये भाई ने ना खर्चों पे ध्यान नहीं दिया। इसका परचेज डिपार्टमेंट थोड़ा नबड़ा है। परचेज डिपार्टमेंट क्यों नबड़ा है? क्योंकि गुड्स का खर्चा बराबर से कंट्रोल नहीं कर पाया। आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन सामने साला खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना कंपैरेटिवली आपका। तो दिमाग में रखना है कि खाली सेल्स करने से कुछ नहीं होने वाला। सामने खर्चों को कंट्रोल में रखना है और रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे भाई ने सीओजीएस पे ध्यान नहीं दिया, तो वो बुरी बात है। 63% से सीओजीएस बढ़ गया, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। 50% से सेल बढ़ रहा है तो सीओजीएस थोड़ा कम टक्के से बढ़ना चाहिए, तो ही तो आपको मलाई खाने मिलेगी ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं तो साला दुकान पे दुकान खोलते जा रहे हो और खर्चों पे खर्चा बढ़ाते जा रहे हो, तो मिलेगा क्या हाथ में? चना कुरमुरा, कुछ नहीं मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 33% से, अच्छा है, नॉट बैड। 33% ग्रोथ इन ग्रॉस प्रॉफिट इज वेरी गुड, बट और अच्छा हो सकता था अगर आप सीओजीएस को कंट्रोल में रखते। तो वेजेस को कंट्रोल में रखते, परचेज को कंट्रोल में रखते, कैरेज को कंट्रोल में रखते, तो आपका ये हो भी सकता था ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25% से बढ़ा है, ठीक है। सेल्स 50% से बढ़ा तो खर्चा थोड़ा बढ़ना था 25%, ठीक है, नॉट बैड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% इंक्रीज ओवरऑल, वेरी गुड। 10-20% से बढ़ा तो अच्छा साइन है, मैंने आपको बोला था। ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ने ही वाला है, ये ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा टैक्स होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम है, 40% इंक्रीज, गुड साइन फॉर द कंपनी। एक ही लोचे वाला काम किया है कंपनी ने यहाँ पे, क्या? व्हाट इज वन नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर? Can you identify? COGS.
सेल्स के कंपैरिजन में COGS ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और प्रैक्टिकली I have seen practically many businesses fall and vanish due to this stuff. What do business do? एक बार एक ग्रोथ अटेंड हो जाती है, कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अभी नेक्स्ट ईयर और आएंगे, तो उसके एंटिसिपेशन में बहुत खर्चा कर देते हैं। बहुत जगह पे अभी रेस्टोरेंट है, एक होटल चलेगी, 4 ब्रांचेस खोल देगा, ठीक है, आएंगे कस्टमर, लेकिन खर्चा भी इतना ज्यादा हो गया है। तो सेल्स हो रहा है, लेकिन उसके सामने अगर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो हाथ में मिलेगा चना कुरमुरा। इससे अच्छा आप एक ही बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसी में सेल्स माइनस एक्सपेंसेस आपको जो मलाई मिलेंगी, दैट विल बी फार मोर देन योर मल्टीपल एक्सपैंडेड बिजनेस। आप एक्सपैंड करो, आप एक्सपैंड करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखो कि विथ एवरी एक्सपेंशन आपका खर्चा टू सेल्स का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। या तो खर्चे कम होने चाहिए, सेल्स बढ़ते जाने चाहिए, तो ही आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ओके, खाली फॉर द नेम से बढ़ाना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है, पागलों के जैसा दुनिया कर रही है, तो तुम्हें भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, हैव दैट कैलकुलेशन इन द बैक ऑफ योर हेड एवरी टाइम व्हेन यू टेक अ न्यू वेंचर। ऑलवेज डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। तो बेनिफिट कितना आ रहा है उससे और कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है। एडिशनल में तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, बेनिफिट कम हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने का मतलब नहीं है। उससे अच्छा कोई ऐसा चीज ढूंढो जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके पॉजिटिव फिगर आ रहा है, बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम, वो एडवांटेज है। सो थिंक अबाउट दैट। तो ये आगे और डिटेल में, ये तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ इसके एनालिसिस के। फिर आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 5 पे, पेज 377, प्रॉब्लम नंबर 5। Problem number 5, page 377. This is again a comparative revenue statement. देखो कितना सा है, चुट्टू सा एकदम। Okay, very small, 4 items. Comparative vertical revenue statement. Problem number 5 for the year ended 31st March 17, 31st March 18. Absolute change, percentage change. Absolute change and percentage change. पहले तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। सेल्स दिया हुआ है आपको 2 लाख का हो गया है 3 लाख, 2 लाख का हो गया है 3 लाख। फिर सीधा इनकम टैक्स माइनस मत कर देना, वो लोग आड़ा टेढ़ा देंगे आपको टेस्ट करने के लिए। सेल्स में से क्या माइनस करना है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको बोला जाता है समटाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स या COGS, एक ही चीज है। दैट इज 1,20,000। ये ट्रेडिंग वाला खर्चा 80,000। आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। दिस इज 80,000 और यहाँ पे 2,20,000। फिर आता है आपका लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, P&L वाला। एडमिन सेलिंग फाइनेंस सब आ गया, 8,000 का हो गया 12,000, 8,000 का हो गया 12,000। आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 72,000 और इधर हो जाएगा 2,08,000। और लेस टैक्स कितना परसेंट है? 50% है। दैट्स 36। किसका लेने का? ऑब्वियसली प्रॉफिट पे लेने का, या जितना प्रॉफिट उतना टैक्स। 2,08,000 का हो जाएगा 1,04,000। This becomes net profit after tax. Net profit after tax is 36 and 1 lakh. ये बन गया आपका रेडी वर्टिकल स्टेटमेंट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। नाउ इट इज प्योरली मैकेनिकल। 3 is equal to 2 minus 1, तो 3 लाख minus 2 लाख is 1 लाख। वापस एब्सोल्यूट फिगर देखना है, खर्चा कम हो रहा है, 1,20,000 का 80 हो रहा है, तो 80 minus 120 is -40, ये -40। अभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो 220 का 80, 220 minus 80 is 140, बढ़ रहा है।
खर्चा बढ़ रहा है, 8 का 12 हो गया, 4000 का इंक्रीज, 2,08,000 minus 72, 2,08,000 minus 72 is how much? 128, 136, 1,04,000 टैक्स भी बढ़ रहा है, 1,04,000 और 36, तो इट कम्स टू 68 और इधर 68, सब पॉजिटिव है, सब बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, so all the increases are positive, all the increases are positive. And percentage change, 1 lakh divided by 2 lakh into 100 is 50%. 40,000 divided by 120 is 33.33, लेकिन नेगेटिव है, COGS कम हो रहा है, 140 upon 80 कितना आता है, 140 upon 80, 175%, positive 175%, 4 upon 8, 50% positive, 136 upon 72 is 188.89%, ये भी 188.89% और ये भी 188.89%, 68 upon 36, ये बन गया आपका रेवेन्यू स्टेट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, फॉर्मेट, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ऑल ऑफ यू गेटिंग इट, क्लियर? ओके, मुझे जरा सोच के बताना, जस्ट थिंक एंड टेल मी, क्या हो रहा है सेल्स में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? व्हाट अबाउट सेल्स, बढ़ गया 50% से, गुड। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो तो कम हो गया, अच्छा है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, अच्छा है, उल्टा बहुत अच्छा है। बिजनेस ने क्या किया है, सेल्स तो बढ़ाया है, खर्चा भी कम किया, जिससे देखो ग्रॉस प्रॉफिट में कितना जंप आया, 175% का जंप आया, 175% मतलब ट्वाइस, 2 गुना हो गया सीधा प्रॉफिट। तो खर्चा कम करने से और सेल्स बढ़ाने से, खाली सेल्स 50% से बढ़ा और खर्चा 33% से कम हो गया, उससे आपका प्रॉफिट सीधा डबल हो गया, डबल जंप आया। जो मेहनत आप 1 साल में करके कमा सकते थे, वो 2 साल में करके कमा सकते थे, वो 1 साल में कमा लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ा है 50% से, बट ठीक है, अभी सेल्स बढ़ा है तो चल जाता है, 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे। इससे आपका नेट प्रॉफिट भी अराउंड 188%, 200% से जंप किया है, और टैक्स तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के कंपैरिजन में ही बढ़ेगा, फाइनल नेट प्रॉफिट का 200% का जंप आ गया। तो जितना छोटा छोटा कंपनीज होता है, जिसको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, दे जनरली शो दिस टाइप ऑफ ट्रेंड। कोई अच्छा स्मॉल कैप कंपनी होता है, वो ऐसा ट्रेंड्स दिखाते रहता है, उसका ईयरली ग्रोथ इन प्रॉफिट्स आर 150%, 200%, 300%, ओके। एक बार वो मीडियम साइज और लार्ज कैप हो जाता है, फिर धीरे 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 15, 20, 30% के ग्रोथ में चला जाता है। ये हाथी होता है और एक कुत्ता होता है, कुत्ता बोलो या फिर रैबिट बोलो, one is elephant and one is rabbit. A huge company, large cap company is like an elephant, and a small cap company is like a rabbit. It can run fast, okay, so it can grow fast, and elephants cannot run fast, they have to run slow, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटी साथ में लेके घूमना चाहिए। रिलायंस जैसा कंपनी है, टाटा जैसा कंपनी है, TCS जैसा कंपनी है, वो ऐसा जंप्स नहीं दिखा सकता है प्रॉफिट, बट वेरी स्मॉल कैप कंपनीज, उसका नाम ही बाहर नहीं आता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर द कंपनी टू एस्टैब्लिश दैट ब्रांड नेम। There are certain good companies in small cap sector also, like एक small cap banks में एक बंधन बैंक करके एक है, small cap chemicals में एक alkyl amines, बालाजी amines करके एक है। So these small cap companies, these show the growth of 100%, 200%, 300% profit. Large cap होने के बाद slow हो जाता है। This is how the cycle of business works. करो ट्राई 6th one घर पे। 6th one is for homework, page 378. Page 378, 6th sum is for homework. Again a similar sum, 4 आइटम का सम है, ओके। वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का
कंपैरेटिव, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में इतना ही आपको बैलेंस शीट को कंपेयर करना है और रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। अभी एक और टूल ऑफ एनालिसिस, द सेकेंड टूल ऑफ एनालिसिस। ओके, आपको याद होगा मैंने 4 टूल्स लिखे हुए थे यहाँ पे टूल्स ऑफ एनालिसिस में। ये देखो यहाँ पे पहला वाला था कंपैरेटिव, ये हमने सीखा अभी। सेकेंड वाला टूल ऑफ कंपैरिजन को बोला जाता है कॉमन साइज। सेकेंड वाला टूल ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग कंपेयर तो करते हैं बट 2 साल को कंपेयर नहीं करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग एक ही साल का डेटा लेते हैं और उसको इंटरनली कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक ही साल का डेटा लेते हैं, 1 सिंगल ईयर, एंड उसको इंटरनली कंपेयर करते हैं। इंटरनली कैसे कंपेयर करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं। पहले ले लो कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और फिर करते हैं कॉमन साइज ट्रेडिंग पीएनएल। कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज ट्रेडिंग पीएनएल। सम नंबर 7 पेज 355। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 7 पेज 355, पेज 355, सम नंबर 7, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। इसमें भी फॉर्मेट ही चाहिए आपको, एक फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आ गया तो कोई नहीं, खत्म। ओके, अभी ये लोग ने सोल्यूशन में 2 कॉलम दिया हुआ है, हम लोग 4 कॉलम से भी कर सकते हैं इसको, 2 अमाउंट के लिए, 2 परसेंटेज के लिए। बट जनरली कॉमन साइज में भी मेक ओनली 1 कॉलम फॉर अमाउंट जस्ट लाइक इन कंपैरेटिव, एंड 1 कॉलम फॉर परसेंटेज, 1 कॉलम फॉर परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ऊपर हेडिंग दे देना कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सॉरी, कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सा साल का है तो दिस इज ऑन 31 मार्च 20। पहला स्टेप, पहला टूल में क्या किया था हमने, कंपेयर किया था। बैलेंस शीट तो रेडी थी, हमने कंपेयर किया था 2 साल के ऊपर। अभी ये बना रहे कॉमन साइज। कॉमन साइज में क्या करना है ध्यान से देखना। सबसे पहला जस्ट कन्वर्ट इट इनटू वर्टिकल फॉर्म, टी फॉर्म को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो। तो सिंगल कॉलम में अमाउंट्स फिट करने हैं, एक के नीचे एक टोटल लिखना है। स्टार्ट विथ सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फंड्स, स्टार्ट विथ सोर्सेस। सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड। 1 नंबर दो की, ए दो की, अल्फाबेट दो की, नंबर दो, योर विश। उसमें आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 9 lakhs, preference share capital is 80,000. Equity plus preference will give you total share capital. Share capital is 9,80,000. Add reserves and surplus. Reserves and surplus directly दे दिया है 1,50,000. Fictitious assets नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को. So I get my total shareholders funds. Total shareholder fund are 980 plus 150, that is 11,30,000. Second one is borrowed funds. Borrowed funds. उसमें आएगा secured loan, unsecured loan दोनों है। Secured मतलब security से गिरवी रख के लिया हुआ लोन। Secured loans 3 lakhs. Unsecured loan मतलब बिना किसी security के unsecured loans. बहुत रेयरली कंपनी इश्यूज अनसिक्योर्ड लोन्स, मोस्टली टेक्स अनसिक्योर्ड लोन, या कोई देता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑल द लोन्स आर सिक्योर्ड. समटाइम्स द फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक दे आर अनसिक्योर्ड, और मोस्टली ब्राइब्स, पॉलिटिशियन लोग जो ब्राइब देते हैं कंपनी को, मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में कंपनीज दिखा देती है। तो
दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स, फिर उसको वाइप ऑफ कर देते हैं बैड डेट के जैसा। उसको लेने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, देने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, गया कंपनी के बुक से साफ हो जाता है। दिस इज 5 lakhs. Okay, these are total borrowed funds. 11 plus 5 is 16,30,000. Total funds available. फॉर्मेट पता होगा ना आपको, वर्टिकल का फॉर्मेट, रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो खत्म, फिर सब कुछ में पहला फॉर्मेट ही है। बाकी छोटा छोटा स्टेप है, कंपैरेटिव में छोटा है, कॉमन साइज में भी आप देखोगे एकदम चिंदी है, मजा आएगा आपको करने में। Then you have application of funds, application of funds, application of funds, उसमें आएगा fixed assets, fixed assets दिया हुआ है डायरेक्टली 9 lakhs। दूसरा आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आर 150। तीसरा आएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में आएगा आपका करंट एसेट्स, वो भी दिया हुआ है आपको, करंट एसेट्स 7,30,000 डायरेक्टली टोटल, माइनस करंट लाइबिलिटीज दैट इज 150, सबट्रैक्ट किया तो यू गेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, so 5,80,000। and last में total of balance sheet on the asset side, which is called total funds applied, yeah, employed, 1 plus 2 plus 3, 9 plus 1, 10, 50 plus 15, 50, 1630, yes, 1630 should be the total, 16,30,000 is the total। तो आपने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, you converted the items into vertical format, okay। now what, now we are learning common size analysis। पहले हमने comparative analyze किया, अभी common size analysis। common size में क्या करते हो, common size में जैसे मैंने आपको बताया 2 साल को कंपेयर नहीं करते हैं, एक ही साल का डेटा को आप इंटरनली कंपेयर करते हो। किसके साथ कंपेयर करते हो, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड के साथ, टोटल फंड्स के साथ आप कंपेयर करते हो, टोटल फंड्स के साथ कंपेयर, टोटल फंड्स को 100% लिख देने का, जस्ट राइट 100% इन टोटल फंड्स, 100%, 100%, टोटल को 100 बना दो। अभी एवरी इंडिविजुअल आइटम यू विल फाइंड इट आउट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, बस ये कॉमन साइज। इसके बाद आपको सेंस बताता हूं मैं, मीनिंग। तो कॉमन साइज में क्या करना है, एवरी इंडिविजुअल आइटम यू कन्वर्ट इट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर कैपिटल था 9 लाख, ये था 16,30,000, तो ये 16,30,000 अगर 100% है तो 9 लाख कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100, सब को डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, सब आइटम को डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, दिस इज 55.21%, 55.21%। फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100, 80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100, एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। फिर 9,80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100, 60.13, 60.13, ओके। वैसा करते जाओ। आई थिंक पीछे लोग ने थोड़ा सब हेड्स नहीं दिखाया है, तो थोड़ा टोटल अपना थोड़ा इंडिविजुअल परसेंटेजेस अलग अलग दिखेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100, दैट इज 3.2%। 11,30,000 divided by 16,30,000 into 100 is 69.33%.
The 3 lakh divided by 16 lakh 30 into 100 is 18.40%. 2 lakh divided by 1630 into 100 is 12.27%. 5 lakh divided by 1630 into 100 is 30.67%. Total is 100%. ये टोटल मैच होना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअली करके छोड़ देने का परसेंटेज, ये कॉमन साइज। वैसे ही एसेट साइड पे जाओ, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1630 into 100 is 55.21%. 150 divided by 1630 into 100 is 9.20%. 730 divided by 1630 into 100 is 44.78%. 150 divided by 1630 into 100 is 9.20%. 9.2, ये माइनस तो ये भी माइनस। ओके, जैसे वहां पे था अमाउंट में, वहां पे तो हॉरिजॉन्टल देखते थे, अमाउंट पॉजिटिव तो परसेंटेज पॉजिटिव। यहाँ पे जैसा जैसा सीधा सीधा जाने का, या अमाउंट का प्लस माइनस किया हुआ है या आपने परसेंटेज का प्लस माइनस किया हुआ है, सेम ऑर्डर। फिर आपको लास्ट वाला आएगा 5,80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 into 35.59%। ये बन गया आपका कॉमन साइज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज एनालिसिस में व्हाट डू वी डू? कन्वर्ट एवरीथिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। कन्वर्ट एवरीथिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। बात समझ आई? कन्वर्ट परसेंटेज कैसे ढूंढा वो समझ आया? इट इज सिंपली इंडिविजुअल अमाउंट अपॉन टोटल इनटू 100। इंडिविजुअल अमाउंट्स अपॉन टोटल इनटू 100। कैलकुलेशंस खाली करना पड़ेगा आपको, ओके बाकी तो है चिंदी सा। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करना है? देखो यहाँ पे ध्यान दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? टोटल 60% दिख रहा है आपको, मतलब टोटल पैसों का 60% किसका है? ओनर का पैसा है, और रिजर्व्स भी ओनर को ही बिलोंग करते हैं, तो अराउंड 69%, 70%। अच्छा है कि बुरा है? 70% ओनर का पैसा बिजनेस में होना अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। ओके बहुत अच्छा है। तुम सोचने का लॉजिकली, बिजनेस में किसका पैसा ज्यादा होना चाहिए, ओनर का कि बाहर वालों का? ओनर का ही होना चाहिए। तुम उधारी पे बिजनेस कर रहे हो तो किसको भरोसा होगा? ओनर ने खुद ने ही पैसा नहीं डाला है, तो हु विल ट्रस्ट द बिजनेस? नो वन। सो ओनर्स इक्विटी शुड बी, हो सके तो 100%। जीरो डेट कंपनी, जीरो डेट कंपनी को लोन देने के लिए बैंक भी मरती है, लेकिन वो कंपनी लेती नहीं है लोन, क्योंकि ओनर खुद अपने पैसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपना पैसा। तो जीरो डेट, उधार जितना कम हो उतना बेटर है। मैक्स टू मैक्स 30-40%, 50% उधार होना ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 50 या 50 से ज्यादा परसेंट ओनर का पैसा हमेशा 50% से ज्यादा होना चाहिए बिजनेस, ओके आइडियल बिजनेस के लिए। फिर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ऑब्वियसली ये 70 है तो ये 30% है, ओनर का 70 है तो बाहर वालों का 30% है, तो अच्छा रेशियो है। आगे फिक्स्ड एसेट देखो, कैन यू सी फिक्स्ड एसेट 55%, 100% ऑफ 55% है, आधे से ज्यादा पैसा। अब डिपेंड करता है बिजनेस क्या कर रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 70-80% पैसा फिक्स्ड एसेट में ही होना चाहिए, क्योंकि उसका कोर स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड एसेट्स का। तो ज्यादा पैसा 70-80% इन्वॉल्व रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन साला कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन पे, ये पे, गूगल पे, उसमें तो फिक्स्ड एसेट का नामो निशान नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत इंटेंजिबल एसेट्स रहता है, बाकी तो सब गुडविल का पैसा है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बहुत कम होने चाहिए इन सच बिजनेस। आप फोकट का भी जोमेटो वाला ऑफिस बना के रखेगा तो इट डजंट मेक सेंस। उसको क्या मतलब है? वो एक कॉल सेंटर से पूरे इंडिया को हैंडल कर सकता है। बोलने का मतलब फोकट का खर्चा ऑन फिक्स्ड एसेट एंड टेकिंग ऑफिसेस एट वेरियस प्लेसेस, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट डजंट मेक सेंस। तो फिक्स्ड एसेट अगर जरूरी है तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो फिक्स्ड एसेट में नेग्लिजिबल अमाउंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 9.2%, इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में दिखना इज थोड़ा हेल्दी साइन। हेल्दी साइन क्यों? क्योंकि इट इंडिकेट्स दैट कंपनी के पास फ्री में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो वो इन्वेस्ट कर रही है कहीं और।
जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस में री एम्प्लॉय कर सकती है। तो कंपनीज की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखना इज अ हेल्दी साइन कि कंपनी के पास सरप्लस कैश है, एक्स्ट्रा पैसा है जो उसने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, बाकी ना दिखे तो कोई बुरी बात नहीं है, तो आगे बिजनेस में लगाया होगा पैसा। तो अगर उसने शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट बनाए हुए हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन, एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इनका रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बोला था। ये देखो, ये रेशियो, करंट एसेट्स आर 44%, करंट लायबिलिटीज आर मीगर 9%। सो रेशियो इज अराउंड 5 टाइम्स। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के 5 गुना है, ये 9% है, वो 45%। ये ठीक है, एक तरीके से अच्छी बात है, बहुत पैसा है करंट एसेट में, तो कोई भी उधार मांगने आएगा तो आप अटकोगे नहीं, आप चुका पाओगे उनको। क्रेडिटर वेडिटर आ गया तो आपके पास बहुत पैसा है डेटर से लेना, तो आप दे के दे सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा पैसा रख के क्या मतलब? करंट एसेट आपको ब्याज देने वाला नहीं है। करंट एसेट में जो पैसा गया वो ब्लॉक्ड मनी है, उसमें कोई रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो 2 टाइम्स इज इनफ। तो अगर करंट लायबिलिटी 1.5 लाख था तो करंट एसेट 3 लाख जितना सफिशिएंट था। उसके ऊपर पैसा ब्लॉक कर रहा है तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आप बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डाल के 10-12% ब्याज अर्न कर सकते हो, 15% रिटर्न अर्न कर सकते हो। यू कैन कीप द मनी मूविंग। ओके, सो करंट एसेट बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। कम हुए तो क्रेडिटर वाला कोई पैसा मांगने आएगा, आप लटक जाओगे। ज्यादा हुए तो साला फोकट का पैसा ब्लॉक करके पड़ा हुआ है, कुछ रिटर्न्स आ नहीं रहा है। So there should be an optimum level of current assets in your business, okay, which is generally considered as 2:1, but that is a standard. You can think about your own business and take a decision. एकदम ज्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं, okay, reasonable required amount. So that's how we interpret. These are just basic interpretations. ये आपको है नहीं, just for your understanding I told you कि ये interpretation आप कर सकते हो। आगे जाके in detail में CFA है, CFA level 1, या फिर इसमें भी आता है MBA finance and all. BMS में भी you'll learn management account. All these parts you'll learn again in detail. अभी आपको सिर्फ बना के छोड़ देना है। बनाने का कैसा है? You got it? How to make a common size statement? All of you got it? What will you take 100%? बोलो. What will you take 100%? Total funds employed. Total funds employed will be taken as 100%. Now come to page number 378. Page number 378. Page number 378. Sum number 7. Page 378. Sum number 7. अभी ये सब में क्या करना है? यू हैव टू मेक अ कॉमन साइज बैलेंस शीट बट फॉर 2 years. तो कंपैरेटिव मत कर देना, नीचे पढ़ो, कॉमन साइज है, 1 साल का नहीं है, 2 साल का बनाने का है, 2 years, तो कोई बात नहीं है। जो काम हमने 1 साल के साथ किया वही काम 2 साल के साथ करते हैं, सेम चीज करनी है। 2 साल का बनाने का इंडिपेंडेंटली 2 साल का, ओके, 2 years का इंडिपेंडेंटली। इंस्टेड ऑफ 2 columns you'll have 4 columns. This is common size balance sheet as on. Common size balance sheet as on. कैसा बनाने का देख लो ध्यान से। 31 March 17 का अमाउंट, 31 March 17 का परसेंट, फिर 31 March 18 का अमाउंट, फिर 31 March 18 का परसेंट। तो 2 साल का देख के कंफ्यूज मत हो जाना, अरे बाप रे कंपैरेटिव हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, कंपैरेटिव नहीं है, कॉमन साइज ही है। 1-1 साल का ही बनाना है, इंडिपेंडेंटली बनाना है, 2 बार बनाने का है, 2 times. They have asked you to make 2 times. 1 for 17, 1 for 18. सर 19 का भी पूछ सकते हैं, 20 का भी पूछ सकते हैं, 21, 5 साल, 6 साल। प्रैक्टिकली जब हम एनालाइज करते हैं बिजनेस को तो वी सी द डेटा ऑफ 10 years. पास्ट 10 years का रिकॉर्ड देखते हैं, 10 year कंपैरेटिव, 10 year कॉमन साइज, इंटरनल रेशियोज कितना चेंज हुआ है, क्या बेटर हुआ है, ऑल दीज वी एनालाइज। The common size balance sheet not for 1 year but for 2 years. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले वर्टिकल में बना लो बैलेंस शीट को, फिर भरते हैं अंदर का परसेंटेज। स्टार्ट विथ सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स,
उसमें सबसे पहला आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके। उसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल that will have two items, equity and preference. Equity share capital, that is 80,000 in the first year. अभी सेकंड वाले बाजू में मत लिख देना, इधर लिखना 80,000, क्योंकि ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है, ओके। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, कंपेयर नहीं करना है, कॉमन साइज बना रहे हो, कॉमन साइज। इंडिविजुअल ईयर का इंडिविजुअल परसेंटेज आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इन द ईयर 1, 20,000 इन द ईयर 2, फिर आएगा एक टोटल शेयर कैपिटल, उसी के नीचे लिख दो दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख। फिर उसमें क्या ऐड करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस is 20,000 का हो गया है 24,000. No fictitious assets, so you get your share holders funds का total, which is 1,20,000 का हो गया 1,24,000. फिर second one is borrowed funds, borrowed funds, borrowed funds में आएगा आपका secured loan, secured loan, unsecured loan. Secured loan is 40,000, second year का है 16,000, unsecured loan 20,000, second year का है 36,000. total borrowed funds, इधर दो हैं तो सब ऐड बना दो, 60,000 है total borrowed fund, इधर है 52,000. फिर आता है total funds raised, total funds available, total funds raised या total funds available 120 plus 60 180, 124 plus 52 176. ये आपका सोर्सेस हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहला आएगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में you have directly the amount 120 for the first year, 144 for the second year. Second one is investment, investments में 20,000 for year 1, 20,000 for year 2. Third one is working capital, working capital में सबसे पहला current assets, current assets में डायरेक्टली दिया हुआ है 60,048 लेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में है 20,000 का हो गया है 36,000. ये माइनस करो तो मिलेगा वर्किंग कैपिटल दैट इज 40,000 और यहाँ पे 12,000. And then you have again total funds applied, employed 1 plus 2 plus 3, 120, 140, 180 आ रहा है, yes it tallies, 144, 164, 174, 176. ये बन गया आपका वर्टिकल बैलेंस शीट. Sorted? So vertical balance sheet is ready. Now what? Vertical balance sheet एक बार ready हो जाने के बाद what do you do?
कॉमन साइज करना है, कंपेरेटिव नहीं कॉमन साइज. व्हाट विल यू टेक एज 100? वो डिसाइड कर लो. व्हाट विल यू टेक एज 100? 1,80,000. 1,80,000 और यहाँ पे 176. ओके, दोनों का अलग अलग करना है. पहला 180 वाला, ये 100%, ये 100% लिख दो. टोटल ऑफ बैलेंस शीट 100. हाँ, टोटल. यहाँ पे बैलेंस शीट में टोटल को 100 लेते हैं और रेवेन्यू स्टेटमेंट में मालूम है किसको 100 लोगे? ट्रेडिंग Sales. पीएनएल विच सेल, ग्रॉस सेल या नेट सेल? Cross sale. नेट सेल 100% नेट सेल. रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम वाला रिटर्न तो चला गया ना, वो तो है ही नहीं सेल. नेट सेल्स वो बताता हूं, अभी करेंगे. पहले बैलेंस शीट को देखो. बैलेंस शीट में यू टेक टोटल ऑफ बैलेंस शीट एज 100%. टोटल ऑफ बैलेंस शीट एज 100%. ओके, रेवेन्यू स्टेटमेंट में नेट सेल्स. अभी करते जाओ. मैकेनिकल फॉर्मूला है 80,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100. सबको, हर एक आइटम को 18 लाख से डिवाइड करो और इंटू 100 करते जाओ. 18,000 डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000. 18 लाख 1,80,000 इंटू 100, 44.44%. फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, 11.11%. फिर 1 lakh डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, 55.55%. फिर 20,000 अगेन इट इज 11.11%. फिर ये हो जाएगा 66.66%. फिर ये इसका डबल 22.22%. फिर ये वापस 11.11%. फिर ये ट्रिपल हो जाएगा तो 33.33%. ओके, सबको 1,80,000 से डिवाइड करो और इंटू 100 कर लो. फिर वापस 1,20,000 ऊपर आया था ना, किधर 1,20,000 का, ये रहा 66.66 या 67%. 20,000 was 11.11, 60,000 was 33.33%, 20,000 was 11.11%, 40,000 was 22.22%. ये बन गया आपका कॉमन साइज. कॉमन साइज रेडी हो गया फॉर ईयर 2017. वैसे ईयर 2018 व्हाट विल यू टेक एज 100? व्हाट विल यू टेक एज 100 ईयर 2018 में? What will you take as 1,76,000. 76,000. Total of balance sheet. Total of balance sheet 100%. अभी करते जाओ इंडिविजुअली. 80 हर एक आइटम को 176 से डिवाइड करो. 80,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100 कितना आता है? तो 45.45%. 20,000 divided by 1,76,000 into 100, 11.36%. Then 1 lakh divided by 176,000 into 100, 56.82%. Okay. 24,000 divided by 176,000 into 100, 13.64%. Then 124,000 divided by 176,000 into 100 is 70.45%. 16,000 divided by 176,000 into 100 is 9.09%. 36,000 divided by 176 is 20.45%. 52,000 divided by 176,000 is 29.54%. 29.54%. फिर 1,44,000 divided by 1,76,000 into 100 is 81.81%. 8182 चलेगा दोनों. 20,000 upon 1,76,000 into 100 is 11.36%.
26%. 48,000 divided by 176,000, 27.27%. ये आएगा 36 पर मिला था 20.45 और 12 का भी मिला था अपने को, 12 का नहीं मिला था, 12,000 का divided by 176,000.8. That's your common size. That's your common size statement. बना लो 6.8. जैसा अमाउंट दिख रहा है वैसा ही दिखेगा. कॉमन साइज में क्या है? अमाउंट का रेप्लिका है. परसेंटेजेस अमाउंट का रेप्लिका. कंपैरेटिव में ऐसा नहीं है. कंपैरेटिव में हॉरिजॉन्टल देखने का, 1 साल और 2 साल, 2 साल और 1 साल. ओके, कितना बढ़ा कितना कम हुआ. कॉमन साइज में ऐसा नहीं है. कॉमन साइज में जितना जैसा अमाउंट दिख रहा है आपको वैसा ही उसका परसेंटेज दिखेगा एक ही लाइन में. जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा परसेंट, जितना कम अमाउंट उतना कम परसेंटेज. एज अ कंपैरिजन ऑफ टोटल फंड्स. एनालिसिस आपको है नहीं, फिर भी चेक करना है तो देखते रह सकते हो. अभी ये कंपनी में देखो, शेयर होल्डर फंड इज 66.66, बोरोड फंड इज 33.33. गुड मिक्सचर. ओके, ओनर का पैसा ज्यादा है, बोरोड फंड्स कम है, तो गुड मिक्सचर. इसके साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हो. पहले साल 66 था, दूसरे साल 70-30 हो गया, तो बेटर है. लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो इंक्रीज है ये रिजर्व्स की वजह से होना चाहिए, ना कि कैपिटल के वजह से. तो कैपिटल दिख रहा है आपको सेम रखा है कंपनी ने, 80-80, 20-20 दोनों साल. बट रिजर्व्स बढ़ गए हैं. रिजर्व्स पहले साल 20 थे, नेक्स्ट ईयर 24 हो गए. अच्छी बात है बुरी बात है? गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग. वेरी गुड थिंग. कंपनी ने कैपिटल उतना ही रखा है, लोन भी कम किया है, उधार कम किया है. 40 से 16, 20 से 36, एकदम ज्यादा कम नहीं किया, थोड़ा सा कम किया है. 60 से 52 हो गया है टोटल लोन, 8,000 से कम हुआ है. बट रिजर्व्स बढ़ गए हैं. रिजर्व्स बढ़ गए हैं, कैपिटल सेम रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन. ओके, लोन्स कम हुआ है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल सेम है, मतलब कंपनी अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है. अपने कैपिटल का प्रॉफिट कमा कमा के आगे बढ़ रही है. उधार कम करके भी उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उधार कम करके भी आगे ग्रोथ कर रही है. फिक्स्ड एसेट्स 66 का 81. मैन्युफैक्चरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, 80% इन्वॉल्वमेंट. इन्वेस्टमेंट हेल्दी साइन. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे थोड़ा रेशियो ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम है. पहले साल में 33 3 टाइम्स, दूसरे साल में 27 और 20% है, मतलब 1.5 टाइम्स अप्रॉक्स. तो 1.5 is still fine. 1.5 to 2 times working capital, current asset to current liability अच्छा गिना जाता है. तो पहले साल में थोड़ा ज्यादा डाल दिया था पैसा करंट एसेट में, दूसरे साल में बेटर मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल. दैट्स हाउ वी एनालाइज. ओके, current assets to current liabilities and common size part. Try the next sum, common size revenue statement. अभी common size revenue statement पे जाते हैं हम लोग. कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट पे क्या करना है? जो हमने बैलेंस शीट के साथ किया वो अभी हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट के साथ करेंगे. बैलेंस शीट में व्हाट आइटम डिड वी टेक एज 100? बैलेंस शीट में व्हाट आइटम डिड वी टेक एज 100? बोलो बोलो. बैलेंस शीट में किसको 100 लिया परसेंटेज लेने के लिए? टोटल फंड. टोटल फंड्स को. अभी वही चीज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट पेज नंबर 356 पे आएगा. पेज नंबर 356, पेज 356 सम नंबर 8. पेज 356 सम नंबर 8. पेज 356 8 सम. सर ये लास्ट सम है. एक और इसके बाद. आज 9:30 तक था. सर अरे सर कल ही तो टेस्ट दिया आपका इतना बड़ा. सर एक दिन छोड़ो ना मिल. हो गया अभी कॉमन साइज खत्म, इसके बाद एक और सम खत्म. छोटा ही है वो, स्मॉल सम. Last concept in next lecture I'll start with ratios, ratio analysis. This is 8th one, 31st January 19, 31st March होना चाहिए.
31st March 19, 31st March 20. कॉमन साइज कर रहे हो, 31st March 19, 31st March 20. ये अमाउंट, ये परसेंट, ये अमाउंट, ये परसेंट. ओके, नाउ सी, पहले तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो. कंपैरेटिव का फॉर्मेट या था अमाउंट, अमाउंट, एब्सोल्यूट परसेंट, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. इन कॉमन साइज व्हाट डू यू डू? अमाउंट परसेंट, अमाउंट परसेंट. पहले साल का परसेंट अलग, दूसरे साल का परसेंट अलग. ओके, स्टार्ट विथ नेट सेल्स. सबसे पहला नेट सेल्स which is 5 lakhs in the first year. Second year is 6 lakhs. Less COGS, cost of goods sold, 3 lakhs. ये ट्रेडिंग वाला खर्चा है पूरा. Opening plus purchase plus direct expense minus closing stock. So you arrive at gross profits, which is 2 lakh and 2,40,000. Then less ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, 2 दिया है तो एक हेड लिख दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें लिख दो ऑफिस एंड एडमिन. ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस जिस 55,000 और यहाँ पे हो गया 72. फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो था 52,566. दोनों का टोटल नीचे लिखना, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,07,500. क्योंकि इधर आउटर कॉलम नहीं है, एक के नीचे एक टोटल्स 1,38,000. एंड देन नेट प्रॉफिट. इधर कोई अब नॉर्मल आइटम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो यही नेट प्रॉफिट है. इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं या नेट प्रॉफिट. Gross profit 2 lakh minus 1,07,500 is 92,500. Gross profit 240 minus P&L का खर्चा 138 will give you 1,02,000. ये रेडी हो गया आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट. भी परसेंटेज ढूंढना है. बोलो, what will you take as 100 in common size revenue statement? कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या चीज को आप 100 लोगे? Profits. नहीं, नेट सेल्स. नेट सेल्स को 100 लेना है. इसको 100 लेना है, नेट सेल्स को 100 लेना है. वहां पे टोटल फंड्स को 100 लिया था, यहाँ पे नेट सेल्स को 100 लेना. ये याद रखना. तो दिस विल बी 100%. 5 lakh will be 100%. Now every item you will find out in comparison to sales. कितना माल बेचा? सर वो टोटल है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में आएगा ना? हाँ, टोटल ऑपरेटिंग ब्रैकेट में बराबर. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट. हमेशा याद रखना इन योर रेवेन्यू स्टेटमेंट नेट सेल्स, नॉट ग्रॉस. हाँ, नेट सेल्स यू हैव टू टेक एज 100%. हर एक चीज को सेल्स के कंपैरिजन में ढूंढो. तो क्या करने का? 3 lakh upon 5 lakh into 100, that is 60%. ये ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट 2 lakh upon 5 lakh into 100, 40%. 55,000 upon 5 lakh into 100, that is 11%. 52,500 divided by 5 lakh into 100 is, I think, 52,500 divided by 5 lakh into 100 is 10.5%. फिर 107,500 divided by 5 lakh into 100 is, I think, 21.5%. or 92,500 divided by 5 lakh into 100, 92,500 divided by 5 lakh into 100 is 18.5%. क्या किया? एवरीथिंग आर डिवाइडेड बाय 5 लाख बाय सेल्स. तो यहाँ पे आप चेक करते हो कि जो सेल्स हो रहा है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है और खर्चा कितना है. तो सेल्स 100% है, ट्रेडिंग का खर्चा 60%, ग्रॉस प्रॉफिट 40%. गुड और बैड? तो जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी मार्जिन.
ग्रॉस प्रॉफिट 35 से 40% का होना जरूरी है या उससे ज्यादा, क्योंकि उससे कम हुआ तो लफड़ा है, क्योंकि आगे का खर्चा बाकी है पीएनएल का, फिर हाथ में नेट प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो 35 to 40% इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। फिर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कट करके नेट प्रॉफिट पे देखो 18.5%, मतलब 100 रुपया बेचते हो तो अराउंड 18 रुपए कमाते हो, अच्छी बात है, नॉट बैड। जितना ज्यादा हुआ उतना बेटर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपया बेचते हो और 5 रुपया कमाते हो। तो इससे अच्छा तो साला आप एफडी में पैसा डाल दो। ओके, तो एफडी में पैसा डालोगे तो बैठे बैठे 5 रुपया कमाओगे 100 रुपए पे आप साल भर का। तो इससे अच्छा यू पुट दैट मनी अंडर फिक्स डिपॉजिट। तो 100 रुपए पे 18-20%, 25% आप कमा रहे हो तो दैट्स अ गुड साइन। तो वैसे इंटरनली हर एक खर्चा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ईयर का करो अभी ट्राई, किसको 100 लोगे सेकेंड ईयर में? व्हाट विल यू टेक एज 100? व्हाट विल यू टेक एज 100%? सेल्स 6 लाख नेट सेल्स, याद रखना नेट सेल्स आफ्टर रिटर्न्स। नेट सेल्स एज 100%। ओके, देन हर एक चीज डिवाइड बाय सेल्स इनटू, वहां पे क्या था, हर एक चीज डिवाइड बाय टोटल फंड्स इनटू 100। यहाँ पे हर एक चीज डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। 360 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100, 60%, ये 40%। 72 बाय 6 लाख इनटू 100, ये 12%। 66 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100, दिस इज 11%। 138 divided by 2 lakh into 100, this is 23%. And 1 lakh 2 divided by 6 lakh into 100, that is 17%. Is that clear? So individual items you will compare it with net sales over here, and there you will compare it with total funds employed. Total funds employed. Is that clear? लास्ट सम, सेम रेवेन्यू स्टेटमेंट का सम, खुद से ट्राई करना है आपको। सम नंबर 8, क्वेश्चन 8 कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्राई इट ऑन योर ओन, कम ऑन। कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर 2 years, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 378, पेज 378, क्वेश्चन 8, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ट्राई फॉर कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट। इतना जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले, वो आने का चांस कम है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन बोर्ड्स आपको ये टाइप का सम आएगा जो दिख रहा है अभी आप करने वाले हो, 8 सम। तो अगर जैकपॉट लग गया और बहुत इजी क्वेश्चन है और डेथ बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो आपके पास एक प्रिकॉशन रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, बाकी तो ऐसा होता नहीं है कभी, बट एक सेफ साइड के लिए रिजर्व रहेगा। कॉमन साइज, और आने का चांसेस भी सबसे ज्यादा कंपैरेटिव और कॉमन साइज का ही है। ओके, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, और थर्ड है रेशियो, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीखेंगे, रेशियो एनालिसिस। बना लो सम नंबर 8, 8th sums common size revenue statement, common size income statement। करो, do it on your own। एंड टेस्ट में बहुत ही खराब लिखा है। ओके, few people have done well, around 25-30 people have done well। बाकी 15-20 लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे या नहीं आ रहे थे क्लास में, बहुत खराब हुआ है हालत। स्टार्टेड द करेक्शन, मिल जाएगा पेपर्स भी soon you will get। दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर एट ऑल। अगर इसमें आपका हालत खराब है तो बोर्ड्स में 60 मार्क, 60 मार्क्स पकड़ के चलो आउट ऑफ 100। ओके, 60 मार्क्स, 90 तो भूल ही जाओ, 95 भी भूल ही जाओ, 60 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स गए आपके, मतलब परसेंटेज वाइज 7% यू विल बी डाउन।
90% आपका होगा टारगेट तो 83% हो जाएगा जस्ट ड्यू टू अकाउंट, याद रखना। एंड द सेकेंड थिंग 40 मार्क्स मतलब यू आर बिलो 40,000 स्टूडेंट्स, तो अच्छे से अच्छा स्ट्रीम कॉलेज भूल जाना, BMS करना है, BAF करना है, BFM करना है, लीव दोज थॉट्स, यू विल हैव टू डू प्लेन BCom. So that is your situation right now. If you don't practice enough, and you don't solve it, don't do the important sums on your own, so this should be your target now. इतना ही पकड़ के चलो, इतना ही आने वाला है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन डोंट कीप। ओके, कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है आपने, सिर्फ छापा है पेपर्स में। ऑनलाइन टेस्ट में यू हैव सिंपली कॉपीड, एंड इफ यू हैव कॉपीड, वो आगे फिर कॉपी जैसा ही मार्क्स मिलेगा, डुप्लीकेट मार्क्स ही मिलेगा, ओरिजिनल मार्क्स नहीं आने वाला है। So I'll still give you the slot timings. I'll be available at the class. आज मैं नहीं हूँ. Tomorrow onwards I'll be there. I'll be putting the time slots in the group. So do come at the class and do practice. जो लोग आया है उनका स्कोर्स बहुत इम्प्रूव हुआ है। वो मोक्षित एंड ध्वनि, पेपर चेक किया आपने? पूरा पेपर नहीं हुआ है, जो पेपर करेक्ट हुआ है तुम्हारा अच्छा है, ईशा हैज डन वेल, बट जो करते थे प्रैक्टिस, अभी ध्वनि है, मोक्षित है, मीति, इनका पेपर 1.5 आवर्स में कंप्लीट भी हो गया था। महक है, she has done really well in the questions which I have checked right now. सर have कितने done लोग fairly हुआ well. I have not corrected full papers. I have corrected couple of questions. दो questions check कर रहा हूँ मैं अभी। दो question मैंने check किया, उससे आइडिया आ जाता है। और objectives पढ़ा ही नहीं है पब्लिक ने। Objectives you have not read only from standard textbook. And to your surprise, I had asked objective from the 100 mark test जो मैंने लिया था। वो टेस्ट पेपर में से ही मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो उधर रॉन्ग गया तो इधर भी रॉन्ग, मतलब मेहनत ही नहीं किया मिस्टेक देखने का तुमने। और जिसका राइट गया मतलब उसने छापा है, तो यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। वो 100 मार्क वाले टेस्ट पेपर का ही ऑब्जेक्टिव था, उसमें भी मिस्टेक्स किया। This shows your carelessness. So I'm telling you, with this carelessness, expect 60 marks in your accounts in board. 60 marks guaranteed. जैसा मैं 95 guaranteed बोलता हूँ ना, if you attend revision, if you attend prelim, if you are not doing this, it is 60 marks, 100%, and 40 marks down, 40,000 students will be ahead of you. Keep that in mind. Forget all the good colleges for BFM, BAF, BMS. जो मिलेगा उसमें चलाओ. Okay, keep that in mind. So that if you don't practice, if you don't write, still if you have time, you can cover it up, practice, come at the class, solve the sums, I'll help you out. But अगर नहीं करने का ठान लिया तो बैठो घर पे, बहुत पैसा है मम्मी पापा के पास, तो उड़ाओ उसको। I'll be putting time slots in the group, weekdays में, in the evenings, okay? Still I am telling you, come at the class and practice makes a huge difference. तुम्हारा घर पे हो ही नहीं रहा है, पढ़ाई किया भी नहीं है, और स्पॉइल कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन 8 बना लो ये।
बोलो what will you take as 100 over here? क्या 100 लेना है तुमको? 2 lakhs. 2 lakhs. Net sales would be 100%. Okay, इतना सा ही याद रखना है बस. कॉमन साइज में टोटल ऑफ बैलेंस शीट एंड टोटल ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट, ये दो को ही 100 लेना है बस, बाकी कुछ नहीं. बाकी परसेंटेज करते जाओ इंडिविजुअली. 150 upon 2 lakh into 100 is 75. This is 25. This is 2%. This is 3%. This is 5%. This is 20%. This final answer of 20%. जैसे यहाँ पे 250 is 100, तो 170 upon 250 is 68%. This is 32%. This is 6 by 4 is 24. 2.4%. 2.4%. This is 0.4. 0.4%. This is 2.8%. And this is 29.2%. 29.2%. That's your answer. Okay, that's your common size. Jainam has improved. Jainam Shah was quite weak. He was practicing and अभी टेस्ट में अच्छा किया है उसने, परफॉर्म 2 क्वेश्चन को भी किया उसने. He has done well. Janvi has done well. You come and you practice, तो ही होएगा. घर पे कर रहे हो तो घर पे होता ही नहीं है. अदरवाइज घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया होता तो आता नहीं है सामान. ऐसा हालत. Okay, work hard. Next prelim on 26th February. Full portion prelim will start on 26th of February. This chapter will get over in the next 2-3 lectures. 26 Feb se prelims, full portion with options. Hello. All for the day. Revise this. Next lecture start with ratios. Kuch doubts hai to ruko, otherwise you can.